आज सुबह हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे वो पढ़े थे किसी बिंदु आवेश के कारण। कोई हमारा एक स्थिर बिंदु है और वह स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाले थे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया था किसी एक बिंदु पर, या जब भी यह सूत्र लगेगा तो किसी एक बिंदु आवेश पर लगेगा। तो उसके लिए फार्मूला बना था कि E = 1/4πε0 इंटू Q/r², यानी E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r², यह जो फार्मूला बना था। और आप लोग जान लें फिजिक्स में यदि कोई भी सूत्र तभी सही होता है जब उसका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लें, बेमेज सूत्र भी निकल जाए और बेमेज सूत्र के बाद यह वेक्टर फॉर्म को भी यह फॉलो करे। तो इसका हम लोग सूत्र भी निकाल लिए, सूत्र निकालने के बाद बेमेज सूत्र भी निकाले और अब अगले नंबर में से हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो जब इसे यहाँ लिखेंगे वेक्टर के रूप में, वेक्टर रूप में, तो जब वेक्टर रूप में लिखोगे तो एक हमें निर्देशांक ज्यामिति का एक चित्र बनाना पड़ेगा। ये हमारा y है, y अक्ष है, यह x अक्ष है और ये हमारा z अक्ष है। y अक्ष, x अक्ष, z, इस पे परीक्षा में सवाल आता है 2 अंक का और बिल्कुल आसान इस पे सवाल लगेगा, बशर्ते आप इस चीज को ध्यान पूर्वक समझते रहें। ये हमारा y अक्ष है, यह x अक्ष है और यह z अक्ष है। यदि हम यहाँ कोई पॉइंट चार्ज लिए, एक +q चार्ज लिए, तो +q चार्ज के कारण इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ऐसे। तो +q आवेश के कारण यानी +q आवेश के रीजन के द्वारा एक चार्ज उत्पन्न होगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। और हम वैद्युत क्षेत्र में यदि मान लो यहाँ हम कोई बिंदु P लिए, तो P का निर्देशांक यदि हम लिखेंगे तो x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे। तो जब भी यदि हमें P बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो पहले x का लिखते हैं, उसके बाद y का लिखते हैं, उसके बाद z का लिखते हैं। अब यहाँ जो हमें यदि वेक्टर r का मान निकालना है, तो जब यदि वेक्टर r का हम मान निकालेंगे तो कक्षा 11 में आप लोग वेक्टर वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि यदि हमें वेक्टर r निकालना है तो क्या करो, x i प्लस y j कर दो, उसके बाद z लिख दो, k लिख दो, यानी x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k। यदि इसका हमें परिमाण निकालना है, यदि इसका हमें परिमाण निकालना है तो हम ऐसे लिखते हैं √ i का कोफिशिएंट मान लो होता है गुणांक, i का गुणांक क्या है x², j का गुणांक है y तो y², यानी गुणांक का वर्ग करके जोड़ते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। इसका गुणांक z है तो z²। यह निकालने का तरीका होता है, इसे आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आंकिक प्रश्न लगेगा, सवाल लगेगा, तो इसको लिखने का तरीका आप जानेंगे तभी जाके सवाल आप लगा सकते हैं। अब इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख देंगे E, वेक्टर लगा दोगे 1/4πε0 की जगह हम k लिख रहे हैं, चूँकि k लिखेंगे कम समय लगेगा और 1/4πε0 यदि लिखते हैं तो समय अधिक लगता है। तो समय का बचत करने के लिए इसके स्थान पे हम लोग k लिख देंगे, k/r², k का गुणा q में और /r²। अब यह वेक्टर में है, इधर वेक्टर नहीं है, तो चूंकि दोनों पक्षों में वेक्टर लाना है तभी जाके यह हमारा सूत्र सही होगा। तो सूत्र को सही करने के लिए इसे वेक्टर फॉर्म के रूप में हम बना रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे यूनिट वेक्टर r। और हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर r का मान होता है कि वेक्टर r/r, यानी वेक्टर r में हम क्या करेंगे, r से भाग कर देंगे, यूनिट वेक्टर का सूत्र पैदा हो जाएगा। अब इसमें मान भरें, वेक्टर E
इक्वल के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर बाई आर। यहाँ गुणा करें के क्यू, आर स्क्वायर में आर का गुणा करेंगे आर क्यू वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए। यह दोनों पक्षों में वेक्टर आ गया तो यह हमारा जो सूत्र है वह सही है। तो यदि मान लो परीक्षा में आ जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है एक बिंदु आवेश के कारण, उसे हमें वेक्टर रूप में लिखना है। तो वेक्टर रूप में लिखने का यह तरीका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल के क्यू बटे यह हमारा आर क्यू है, तो माड में लिख कर इस पे वेक्टर लिख दो, यहाँ 3 लिख दो और यह हमारा वेक्टर। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये हमारा वेक्टर रूप। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण यदि हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद है तो उस सूत्र को, इसका आंकिक मान भी निकालें, बीमित सूत्र भी आप जाने, और बीमित सूत्र के आधार पर वेक्टर रूप में भी, यानी तीनों नियमों को यह फॉलो करता है तो यह सूत्र हमारा क्या है, सही है। इस तरीके से यदि कहीं भी आ जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर रूप में लिखने के लिए, तो सबसे पहले यह चित्र खींचेंगे, और ये जब चित्र खींचोगे, यह लिख दोगे, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इसलिए चित्र बनाना बहुत जरूरी है। अब अगले टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो पहले नंबर में निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति, ठीक। तो निरक्षीय स्थिति पर हम लोग निकालने के लिए करते क्या है, इसमें सबसे जरूरी है चित्र को समझना। यदि आप चित्र समझ गए तो फिर यह बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसलिए ध्यान पूर्वक पहले चित्र को आप समझिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो तीव्रता के लिए सूत्र मैंने आपको बताया कि कोई हमारा एक बिंदु रहेगा, एक स्थिर बिंदु रहेगा, एक स्थिर बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और होता है निरक्षीय और अक्षीय स्थिति का सूत्र का कोई और होता है। पहले हम लोग क्या करें, निरक्षीय न ज्ञात करें कि पहले अक्षीय स्थिति पर निकालें। अक्षीय स्थिति का दो नाम होता है, इसे हम अनुदैर्घ्य, इसे हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी कह सकते हैं। तो अब वैद्युत द्विध्रुव पहले हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, यानी पहले हमारा एक आवेश होता था, अब दो आवेश होगा और दोनों आवेश विपरीत होगा। तो यदि मान लो यह कोई हमारा एक पॉइंट है, इसको हम मान लिए -q चार्ज, और यहाँ हमारा कोई पॉइंट है, इसे हम +q चार्ज लिख दिए। इसको इससे यदि मिलाया गया, यदि इसका मध्य बिंदु O है तो यह दूरी हमारा L होगा, यह दूरी हमारा L होगा। क्योंकि दो विपरीत प्रकार का आवेश परिमाण में समान होता है, उसके बीच का दूरी हम 2L लेते हैं, तो बीच में 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी L, यह हो गया। अब इन दोनों आवेशों के द्वारा हम कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना कर रहे हैं तो डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो माइनस यदि +q आवेश है तो +q आवेश के कारण, अब चूंकि देखो +q आवेश का मान कहाँ तक है, वो तक है, तो O से, यदि O से लेके P तक यदि दूरी हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। पहले जो ज्ञात नहीं है उसे हम मानते हैं, फिर बारी बारी से मान को निकालते हुए चलते हैं। तो यह दोनों परिमाण में समान है, इसके बीच में 2L है, इसलिए द्विध्रुव है। और यहाँ O से लेके अब चूंकि +q आवेश के कारण P बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है,
फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले O से लेके P तक हम मान निकालना R। ठीक, अब देखो, अब प्लस क्यू आवेश हम जानते हैं कि बल रेखाएं सदैव बाहर की तरफ निकलती हैं, प्लस के अंदर से बाहर। तो बाहर की तरफ यदि मान लो इसे हम लिख दिए E1, ठीक, वैद्युत क्षेत्र E1, यानी प्लस क्यू का वैद्युत क्षेत्र में E1 पता करना है। उसके बाद माइनस क्यू हमारा चार्ज है, या पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, और इस पॉइंट चार्ज माइनस क्यू जब यह प्लस क्यू का जो वैद्युत तीव्रता बाहर की तरफ निकला तो माइनस का अंदर की तरफ यहाँ निकलेगा। इसे हम लिखेंगे E2 से लिखेंगे। ठीक, और E1 और E2 यह बाहर की तरफ, यह अंदर की तरफ, तो बाहर अंदर दोनों का हम परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी परिमाण जब निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे E। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग दूरी पता कर लें। यह दूरी हमारा R है, और यहाँ से लेके यहाँ तक यदि दूरी हमें निकालना है तो यह अधिक दूरी और यह कम दूरी, तो इसका दूरी हो जाएगा R माइनस L। और यदि यह संपूर्ण हम दूरी पता करेंगे, ठीक, तो यह दूरी बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का, R प्लस L हो जाएगा। चूंकि यह दूरी घट रहा है तो R माइनस L, इसे कट करेंगे, घटेगा तो R माइनस L, और बढ़ेगा। यह सारा चीज़ आपको शुरुआत में बता दिया गया, इसलिए समझा नहीं रहे हैं, रिवीजन हो रहा है तो फास्ट चलेगा। अब इतना करने के बाद हमें लिखना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालोगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 लिखा, तो यहाँ लिखेंगे E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे यहाँ जो दूरी है, यहाँ आप दूरी लिखें R माइनस L लिखें, तो R माइनस L वर्ग है तो इसके ऊपर वर्ग लगा दोगे। इसे हम मान लें समीकरण नंबर 1। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको E1 से लिखे हो, वहाँ E2 से लिखो, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब करोगे क्या, क्यू लिख दोगे और यहाँ दूरी लिए हो R प्लस L, वर्ग कर दो। ठीक, इसे मान लो समीकरण नंबर 2 मान लो। तो यह चित्र में है, और यह चित्र समझने के बाद हम लिख दिए समीकरण 1 में आया E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू अपान R माइनस L का होल वर्ग। E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू क्यू अपान R प्लस L का होल वर्ग आ गया। अब आगे हम करेंगे, इसको लगाएंगे। अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो उसके लिए करेंगे या लिखेंगे E इक्वल E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों लिखा गया है, क्यों नहीं E2 माइनस E1 लिखें। इस पे यदि कोई पूछ रहा है तो कहोगे E1 हमारा प्लस है और E2 माइनस है, चूँकि वह जो बल रेखाएं वह बाहर की तरफ निकल रही हैं और इसके अंदर की तरफ निकल रही हैं। तो बाहर की तरफ निकल रही हैं तो दायां भाग इसलिए अधिक होगा, या कम होगा तो अधिक में से कम को। जहाँ यदि किसी भी प्रश्न में अधिक और कम आ जाए तो वहाँ हम घटाने का काम करते हैं। तो जब यह बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं तो इसका मान अधिक होगा,
और यह E2 में जो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता उत्पन्न हुआ वह अंदर की तरफ जा रहे हैं, उसका मान माइनस हुआ। इसलिए यहाँ हम अधिक में से कम को क्या करते हैं, घटाते हैं। अब करना क्या है, मान भरना है और मान भरने के बाद कैलकुलेशन कर लेना है। उत्तर आपके सामने, इसका सूत्र पता हो जाएगा। और इस सूत्र को भी हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मैं कक्षा 11 में आप लोग वेक्टर का जब अध्याय पढ़े होंगे तो उसमें नियम है कि कोई भी सूत्र हमारा सही तभी होता है जब उसका हम लोग बीमित सूत्र पता कर लें, न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर लें और उस सूत्र को वेक्टर फॉर्म में लिखें। यदि कोई भी सूत्र इन तीनों नियमों को पालन नहीं करता है तो वह सूत्र विज्ञान के तहत गलत माना जाता है और किताब में छपेगा भी नहीं। आप कक्षा 11 और 12 में जितने सूत्र को देखेंगे यह तीनों नियमों को फॉलो करता नजर आएगा, इसलिए सूत्र हमारा क्या होगा, सही होगा। अब करोगे क्या, E1 का मान भर दो यहाँ, तो 1/4πε0 Q/r-L का होल वर्ग माइनस यहाँ 1/4πε0 Q/r+L का होल वर्ग। आप समीकरण 1 से E1 का मान भरे, E2 का मान भर दे। अब इसको हल करने के लिए, यदि इसको हमें हल करना है तो गणित में यदि कहीं भी दो पद आता है तो छोटा करने के लिए कॉमन लेने का पद्धति, यदि कॉमन हम ले लें तो बीच में कोष्टक में छोटा पद आएगा, उसको जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अंश में Q भी कॉमन है और 4πε0 भी कॉमन है। अब 1/r-L का होल वर्ग माइनस 1/r+L का होल वर्ग, ब्रैकेट बंद कर दें। अब देखो यह छोटा हो गया तो हमारा भिन्न का घटाना है और भिन्न का घटाना लगाने के लिए आप पढ़ें कि सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, वह एलसीएम लेने के बाद तब इसको हम लगाते हैं। एलसीएम लेने का तरीका आपको बताया गया है कि सबसे पहले तुम इसका हर बराबर करोगे, तो हर बराबर करोगे तो यहाँ दिया r-L का होल वर्ग दिया है और यहाँ r+L का होल वर्ग दिया है। दोनों का हर बराबर नहीं है, तो जब दोनों का हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करने के लिए आप एलसीएम पद्धति लोगे, लघुत्तम लोगे, तो लिखोगे Q/4πε0 और जब इसका लघुत्तम लोगे इन दोनों कोष्टक को सिंपल में आप जान लें, 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, घबराने की जरूरत नहीं। हम उसके हरों को देखते हैं, हर बराबर नहीं है तो उसी को हम लिख लें। और लघुत्तम लेने का तरीका आप बीजगणित में सीखे भी हैं, कितना चीज आपको आना चाहिए। r-L के होल वर्ग से यह कैंसिल, इसलिए ऊपर होगा यहाँ r+L का वर्ग हो जाएगा माइनस, इससे यह कैंसिल होगा, यह बचेगा, इसका गुणा 1 में करेंगे तो r-L का होल वर्ग हो गया। अब Q/4πε0, अब क्या करो, सूत्र का प्रयोग कर दो। अब देखो यहाँ देख रहे हो ये हमारा पहला पद है, हमारा दूसरा पद है, इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, तो 2 घातांक 2 जगह लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या करो, लिख दो r-L लिख दो, r+L लिख दो और इसके ऊपर 2 घातांक लिख दो। चूंकि यदि कहीं भी बीजगणित में a² × b² दिया है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। एलजेब्रा जब पढ़े होगे तो एलजेब्रा में आपको यह सारा चीज बताया गया होगा, बटे में हो, वर्ग हो, यह सारा चीज लिखने का तरीका आप शुरुआत क्लास में सीख गए हैं। यह हो गया। अब यहाँ a प्लस, यहाँ को कोष्टक जब ओपन करेंगे तो a+b के होल स्क्वायर का, देखो सूत्र तुम्हें भूल भी गया है तब भी लिखो, यहाँ r² लिख दो, +L² लिख दो और +2rl लिख दो। अब देखो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ जब सूत्र का तुम प्रयोग करोगे ना तो मान लो लिख दोगे a² + b² -2ab, लेकिन यहाँ माइनस है तो कोष्टक का प्रयोग करेंगे चूंकि चिन्ह का गुणा दर्शाने के लिए। अब इसको हम सॉल्व करें तो Q/4πε0 बड़े कोष्टक में
यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL है माइनस, कोष्टक जब हटाओगे तो चिन्ह का गुणा कर दो, जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस में प्लस का गुणा करोगे माइनस होगा और माइनस में हम माइनस का गुणा करेंगे प्लस 2RL और सबके बटे। यहाँ देखो यह सूत्र आप पढ़े हो कि a माइनस बी और a प्लस बी वर्गांतर का सूत्र होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा और इसके ऊपर 2 घातांक है, हो गया। अब देखो यह 2 दूरी है, एक हमारा आर भी दूरी और एक एल दूरी है, लेकिन आर दूरी हमारा अधिक था और एल दूरी हमारा बहुत न्यूनतम था, अल्पतम था, इसलिए 2 जहाँ यदि किसी भी भौतिक विज्ञान में निरक्ष और स्थिति में यदि 2 दूरियां आ जाए तो जो सबसे अधिक दूरी रहता है उसको हम लिखते हैं और जो सबसे कम दूरी रहता है वो बिल्कुल नगण्य मान लेते हैं, अर्थात उसका मान 0 मान लेते हैं। चलो पहले इसे सॉल्व करो। तो यह हमारा प्लस है, यह माइनस कैंसिल, यह प्लस और यह माइनस हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ लिखोगे Q/4πε0 और 2RL में 2RL जोड़ेंगे, लिखेंगे 4RL हो जाएगा अपान यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग। अब चूंकि यहाँ आर और एल हमारा 2 दूरी है तो एल जो दूरी है यहाँ लिख सकते हैं बहुत छोटा दूरी है, ठीक। आर इससे बहुत बड़ा है और एल बहुत छोटा, इसलिए एल पे वर्ग के जगह हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लो तो Q/4πε0 4RL हो जाएगा और उसके बाद यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर एल के जगह 0 वर्ग है तो वर्ग। अब इसे हल करो तो Q/4πε0 4RL और ये आर स्क्वायर से 0 घटाएंगे तो आर स्क्वायर और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, यहाँ आर से यदि कैंसिल करें तो आर क्यूब होगा, तो Q/4πε0 और यहाँ आपका होगा 4L बटे, अब 4L बटे यहाँ आर क्यूब होगा। अब देखो अब क्या कर सकते हो, यहाँ तक हल कर लिए। अब यहाँ तक हल करने के बाद आप वैद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े होगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़े होगे कि P बराबर होता है ऐसे, P बराबर Q/2L होता है, ठीक। अब यदि मान लो यहाँ Q दिया है और यहाँ 2/2L यानी उसके हिसाब से हम बनाना चाहें तो इसे सूत्र में हम कुछ परिवर्तन कर दें। ऐसे मान लो यह हमारा Q आवेश है, L हमारा दूरी है, R भी दूरी है, इसी में हम लोग वैद्युत आघूर्ण लाएं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात यदि P को लाना चाहें तो P को लाने के लिए करते क्या है कि P का जो सूत्र होता है कि Q/2L, Q हमारा एक आवेश है, किसी एक आवेश को ले लें और उसके अल्पतम दूरी का गुणनफल कर लें तो वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब करोगे क्या, इसको लिखोगे ऐसे, लिख लो E इक्वल, ऊपर लिख सकते हो ऐसे, यहाँ लिख दो 1/4πε0 और Q/2L लिख दो, ठीक ना। लिखने के बाद यहाँ 2 का गुणा कर दो, चूँकि 4 है तो 2/2 ऐसे भी लिख सकते हो बटे R क्यूब हो गया। अब E इक्वल 1/4πε0 हो जाएगा और यहाँ 2P/R3। अब यदि इसे हम वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E पे भी वेक्टर होगा 1/4πε0, यह हमारा विमाहीन राशि है,
इसलिए विमाहीन राशि होने के नाते इस पे वेक्टर नहीं लगा सकते। लेकिन यदि मान लो यह हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है और आप पढ़े हैं कि इसे वेक्टर हम वेक्टर से निरूपित करते हैं, इस पे क्या लगा दोगे, वेक्टर इक्वल आर क्यूब। यदि इस किसी पे भी वेक्टर नहीं रहता तो फिर वह रूल लागू करते, यूनिट वेक्टर का गुणा करते और यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोग आज अच्छी स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिए और उस व्यंजक को हम लोग वेक्टर रूप में भी जान लिए। अब हम लोग अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर। तो यह हमारा अक्षीय स्थिति है। अब अक्षीय स्थिति के बाद हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर होता क्या है। देखो इसमें चित्र में ना है, यदि चित्र आप समझ गए तो पूरा यह चीज लगता हुआ यह सूत्र में, यह सूत्र आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी सूत्र आप प्राप्त करें उसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जानिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में परीक्षा में आता है और अधिकांश अध्यापक वेक्टर फॉर्म छोड़ देते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है। वेक्टर फॉर्म जब तक लिखेंगे नहीं तो वह सूत्र गलत मान्य होगा। अब हम लोग अगले स्थिति में लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में, ठीक। तो अक्षीय स्थिति मतलब केवल अक्ष पर, और निरक्षीय स्थिति में करेंगे क्या, जैसे मान लो ये हमारा -q आवेश है और यह हमारा +q आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है और यदि O से हम r दूरी पर, ठीक, r दूरी पर यदि हम एक बिंदु P मान लिए, यदि O मध्य बिंदु O है और यह दूरी हमारा L होगा, यह दूरी हमारा L होगा। अब O से P बिंदु पर यानी R दूरी पर हमने एक पॉइंट बिंदु माना, P माना। अब -q को ऐसे कर देंगे और +q को थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, ठीक। अब जब करोगे तो देखो थोड़ा सा इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, ऐसे इसको आगे, तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से प्रदर्शित करते हैं और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं E2 से। यह चित्र ऐसे बनाएंगे। अब चित्र बनाने के बाद जब यह चित्र बन जाएगा, E1 हो जाएगा, एक काम कर सकते हो, देखो ध्यान देना थोड़ा। यदि +q आवेश हमारा जो है, यह +q आवेश के कारण यह चूंकि इस बिंदु पे, इस पॉइंट चार्ज, ये हमारा बिंदु है, इस बिंदु पे चूंकि प्लस में जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वह बाहर की तरफ निकलते हैं और यह माइनस है तो इसका दिशा हम नीचे की तरफ दिखा देंगे। यह हमारा होगा E2 होगा, ठीक। इतना करने के बाद इसमें दो चीज होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है और एक क्षैतिज घटक होता है। तो E1 का ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वह होगा E1 sin थीटा, वह E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वह होगा E2 sin थीटा। E1 का जो क्षैतिज घटक होगा वह क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा, ठीक। और E2 का जो क्षैतिज घटक होगा वह होगा E2 cos थीटा। तो यह हमारा जो E1 का क्षैतिज घटक हुआ E1 sin थीटा, E2 का E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक हुआ E1 sin थीटा हो गया, वह E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक हुआ नीचे की तरफ, चूंकि यह हमारा वैद्युत बल रेखा यह प्लस है तो ऊपर, माइनस है नीचे, तो प्लस का यदि ऊपर दिखाएंगे तो माइनस का नीचे दिखाएंगे। और क्षैतिज में यदि मान लो वैसे हम क्या करेंगे, क्षैतिज घटक में E1 का cos थीटा
और इसका क्षैतिज घटक इसी के तरफ होगा T2 cos थीटा। इस तरह चित्र बनाने के बाद यह हम लोगों का यह चीज निरस्त हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो कि माना -q और +q आवेश के कारण हमें P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि E1 जो हमारा यानी वैद्युत क्षेत्र E1 के कारण जो यह हमारा ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा है और E2 के कारण जो हमारा नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा, यह विपरीत है, यह प्लस या माइनस, इसलिए यह दोनों क्या होगा, निरस्त हो जाएंगे। इसको लेकर हम चलेंगे। तो जब इसको हम लेकर चलेंगे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र AB के, या इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो बहुत ज़्यादा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे A इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिख दोगे। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लें। ठीक, यहाँ हम देखो, यहाँ E1 का मान, E2 का मान और cos थीटा का मान यदि हम निकालने में सफल हो जाते हैं तो फिर इस सूत्र में मान भरेंगे और इसी को हल करना रहेगा। तो क्या करो, लिखो यहाँ +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब गणना करोगे तो लिखोगे E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे, देखो r दूरी नहीं है तो क्या करो, यह लंब है और यह आधार, तो सूत्र होता है ऐसे लिख दोगे r² प्लस l², यह भी दूरी हो जाएगा r² प्लस l²। चूंकि सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जब तुम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करोगे तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करने के बाद यह दूरी आ जाएगा, इसलिए इस पे समय खर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यह चित्र में प्रदर्शित कर दोगे तो हो जाएगा। अब E1 का जो दूरी है, देखो E1 का दूरी यह है, चूंकि यह भी दूरी है, दोनों का दूरी बराबर है, लिख दो यहाँ ऐसे कोष्टक में करड़ी में r² प्लस l² और लिख दो वर्ग, इस पे वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे। अब यदि हल करना चाहें तो यह करणी समाप्त हो जाएगा। ठीक, करणी लगा है, यहाँ से करणी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q बटे r² प्लस l², यह हमारा आ गया E1 का मान। अब लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको लिखोगे E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q बटे दूरी होगा r² प्लस l², इस पे वर्ग है तो वर्ग चढ़ा दो। अब इसको हल करोगे तो लिखोगे E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q बटे, कर्णी पे जब वर्ग है तो कर्णी समाप्त कर देते हैं, लिख देते हैं r² प्लस l²। ठीक, इसे हम मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो और इसे समीकरण नंबर 2 लिख दो। यह चीज हमारा हो गया। अब यह होने के बाद यदि यहाँ हम थीटा मान लें, ठीक, तो थीटा मान लें तो हमें किसका मान निकालना है, कास थीटा का। तो कास थीटा का मान निकालना है, यदि मान लो तुम इसे a लिख दो, इसे b लिख दो। ठीक, तो यह POB
समकोण त्रिभुज में। यहाँ लिखोगे काश थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो हमारा आधार है और यह क्या है, कर्ण है। चूंकि थीटा के सामने वाला भाग यह लंब हो गया और यह बड़ी भुजा है कर्ण या आधार। तो यहाँ लिख सकते हो आधार की जगह यल और कर्ण की जगह लिखेंगे कर्णी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग अभी तक E1 का मान, E2 का मान और काश थीटा का मान ज्ञात कर लिए। अब AC का मान हमें समीकरण 1 में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। तो समीकरण 1 से क्या है, E इक्वल E1 काश थीटा प्लस यहाँ है E2 काश थीटा, ठीक। E1 का मान भरोगे, तो जब E1 का मान भरोगे तो देखो चलो E1 का मान भरा जाए, इस चीज को यहाँ लिख रहा है। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू काश थीटा। तो काश थीटा का मान यल है और करड़ी में है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है माइनस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू और उसके बाद काश थीटा का जो तुम मान निकाले हो एल बटे करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके पहले ऐसे तुम मान भरे थे, तो इसको आसानी से लगाने के लिए हम कॉमन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो जब कॉमन लोगे तो कॉमन देखो क्यू, ठीक, क्यू भी ले सकते हो, एल भी ले सकते हो और बटे लिख सकते हो कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हो ना। बटे क्या बचेगा 1/4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। या एक काम करो, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक। देखो इसको और आसानी से हम समझा दे रहे हैं तुम्हें, जो जल्दी लगेगा। इस तरह कॉमन लोगे तब भी लगेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 आर स्क्वायर एल स्क्वायर कर्णी में एल स्क्वायर। या देखो यह जो हर इसका है वही हर इसका है, यानी हर में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जब हर में कोई परिवर्तन नहीं है तो क्या करोगे, देखो यहाँ चूंकि हम परिमाण निकाल रहे हैं इसलिए बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि परिमाण में सूत्र में आप लिखे थे कि E इक्वल E1 काश थीटा प्लस E2 काश थीटा लिखे थे, तो यहाँ बीच में आप प्लस लिखेंगे यहाँ प्लस। अब सबका हर बराबर है, तो सबका हर बराबर है तो इसको आसानी से ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या काम करो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ठीक। QL बटे यहाँ होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में रख दो। प्लस यहाँ भी बचेगा QL बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा और करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद हल किया, इतना है। अब देखो इस पे इसको ऐसे लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, ठीक। दोनों का हर बराबर है ना, तो एक हर लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दोगे।
और अंश को अंश में जोड़ लोगे तो होगा 2QL। और देखो यह सूत्र बन गया P का। पहले हल कर 1/4πε0 कर लोगे, और इसके जगह हम लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ इसको ऐसे लिखोगे R² + L², कोई घातांक नहीं, एक मान लो गुणे। और तुम जानते हो कि कर्णी का मान 1/2 होता है। जब भी कर्णी को हम घातांक में, वर्गमूल को घातांक में प्रदर्शित करोगे तो 1/2 लिखते हो, घनमूल रहता तो 1/3 लिखते हैं। अब 1/4πε0 P/, थोड़ा सा इसको इधर लिख दें दूर, P/, एक घातांक जब आधार व आधार बराबर होता है तो एक आधार लिखते हैं, पता है तुम्हें, और घात को घात में जोड़ते हैं तो 1 + 1/2 होगा। इसी को सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करोगे तो 1/4πε0 और यह P होगा, और यहाँ हो जाएगा R² + L², और यह भिन्न है, 2 पन्ने 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 होगा। ठीक, अब चूंकि यहाँ 2 दूरी, एक हमारा R और L है, तो ऐसे लिखोगे L हमारा बहुत छोटा है R से, इसलिए L² का मान 0 लेने पर L² इंटेंडिंग टू 0 यानी L का मान 0 की ओर अग्रसित हो गया, तो अग्रसित हो गया तो 1/4πε0 P/R² + 0 3/2। इसको हल कर दो 1/4πε0 P, और देखो इसको हल करोगे R² × 3/2 कैंसिल हो गया, तो बचा 3 घातांक। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, लिखोगे A = 1/4πε0 P/R³। यदि इसे हमें वेक्टर रूप में लिखना है, वेक्टर रूप में, तो वेक्टर रूप में लिखना है तो E = 1/4πε0 P/R³। इस तरीके से हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका सीख लिए, और किसी द्विध्रुव के कारण और क्षीय स्थिति पर भी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जाना, और निरक्षीय स्थिति पर भी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी जाना। अब NCERT में एक और दिया है कि सामान्य स्थिति पर। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करें। अगले वीडियो में हम सामान्य स्थिति पर, फिर वलय के कारण, यानी हम एक तार लेंगे और तार लेने के बाद उसको मोड़कर रिंग बनाएंगे, और मोड़कर जब रिंग बनाएंगे तो उस रिंग के आधार पर उस वलय के कारण हमें किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना है, यानी बाहर बिंदु पर तीव्रता की गणना करनी है। तो कैसे करते हैं, आइए पहले इतना याद कर लें। आइए इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, और फिर पहले पाठ में जो भी सूत्र बताया उसका डेरिवेशन कराएंगे। फिर न्यूमेरिकल सवाल भी आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि जो आने वाले बोर्ड पेपर में आप आसानी से पहले पाठ में कोई दिक्कत न हो, और पहले पाठ में जितना महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सवाल है मैं आपको सारा का सारा चीज़ बताऊंगा। हो सकता है कि 1-2 वीडियो में वह न हो तो 4 वीडियो 5 वीडियो लग सकता है, क्या दिक्कत है। पहले पाठ को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि यदि पहले पाठ हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो उसे रिवीजन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड नाइट बच्चों, धन्यवाद।